हाँ, कभी भी चार्ज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन मास जो है वो सिर्फ पॉजिटिव होता है। दूसरी चीज क्या है कि चार्ज जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र होना, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, यानी कि ये स्पीड से स्वतंत्र होता है, यानी स्पीड का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चाहे किसी भी बॉडी की स्पीड कितनी भी क्यों ना हो, उसके चार्ज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका चार्ज चेंज नहीं होगा। बट मास जो होगा यानी द्रव्यमान जो होगा, ये क्या होता है? ये डिपेंड्स अपॉन स्पीड, यानी कि ये क्या करता है? ये स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अब बताइए, आज तक आपने ये नहीं सोचा होगा कि किसी बॉडी का मास यानी कि द्रव्यमान स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप रेस्ट में हैं यानी कि रुके हुए हैं तो आपकी बॉडी का द्रव्यमान कम होगा अपेक्षाकृत अगर आप दौड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप दौड़ेंगे तो आपकी बॉडी का द्रव्यमान बढ़ेगा और अगर आप रुकेंगे तो बॉडी का द्रव्यमान घटेगा। अब ये अजीब सा लगता है, लेकिन ये होता है। अब चूंकि हम अपनी तुलना में देखेंगे तो ये नहीं दिखेगा। रीजन मैं बता रहा हूं आपको, अभी क्लियर कर देता हूं कि जैसे ये m जो होता है, m यानी कि मास द्रव्यमान जो होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है m0 अपान में अंडर रूट में 1 माइनस v स्क्वायर अपान c स्क्वायर। m0 क्या है? m0 है रेस्ट ऑफ द बॉडी। रेस्ट मास है, रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, यानी कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है उस समय उसका द्रव्यमान। और m क्या होता है? m होता है मास ऑफ द बॉडी, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान है। और m0 क्या है? अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तब का द्रव्यमान है। v क्या है? v स्पीड है, किसकी? बॉडी की स्पीड है, यानी हमारी स्पीड है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब सोचिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड के अंदर 3 × 10⁸ मीटर जाए, जो कि जाता है लाइट, तो उतने से भाग देना पड़ता है किसमें? v स्क्वायर में। v क्या है? हमारा स्पीड है। तो हमारा स्पीड क्या होता है? बहुत कम होता है। स्पीड ऑफ लाइट की तुलना में अगर बात करें तो हमारी स्पीड, दौड़ने की स्पीड या बाइक चलाने की स्पीड या ट्रेन चलाने की स्पीड जो होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए क्या होगा कि ये जो वैल्यू होगी वो 1 से कम आएगी, और ये 1 से कम आएगी तो 1 से माइनस करने पे वो वैल्यू भी 1 से कम होगी। इसलिए अगर m0 से मैं डिवाइड करूंगा तो मास ऑफ द बॉडी क्या होगा? बढ़ेगा।
बात समझ रहे हैं मेरी? अगर ये डिनोमिनेटर जो होता है ये अगर छोटा होता है तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर ये बढ़ेगा तो मास ऑफ द बॉडी क्या होगा? घटेगा। यानी हमारी स्पीड अगर बढ़ती है तो हमारी स्पीड अगर बढ़ती है तो मास ऑफ द बॉडी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, यानी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। द्रव्यमान जो होता है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारी स्पीड बढ़ेगी तो हमारा द्रव्यमान भी क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। अब बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ? आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण। तो आप जानते ही हैं संरक्षण का मतलब क्या होता है। आवेश का संरक्षण क्या होता है? आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। आवेश का संरक्षण क्या होता है? आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका मतलब फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्या? कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड चार्ज को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो इसे हम नष्ट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? कैन only be transferred यानी कि हम क्या कर सकते हैं? इससे सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी चार्ज जो है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? दूसरा पॉइंट ये है कि टोटल चार्ज यानी कुल आवेश, टोटल चार्ज on a isolated system remains constant। बात समझ में आई? इसका मतलब यह है कि जो कुल चार्ज है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का कुल चार्ज जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें से चार्ज ना तो बाहर जा सकता है और ना तो बाहर से कोई भी चार्ज अंदर आ सकता है। ठीक, जैसे
आपने थर्मस देखा होगा, थर्मस जिसके अंदर गर्म पानी रखते हैं या गर्म दूध रखते हैं, वो गर्म ही रहता है ज़्यादा टाइम तक, यानी वो एक क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें से ना तो चार्ज अंदर से बाहर जा सकता है ना तो बाहर से अंदर आ सकता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको बता रहा हूँ आपको। जैसे देखिए क्या है कि मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है ये, ठीक। तो एक ये भी है आइसोलेटेड सिस्टम। इस बॉडी में यहाँ एक +1 कूलम है, यहाँ पर भी एक चार्ज है जो कि +2 कूलम है, ठीक। और यहाँ पर +3 कूलम है। अब इससे चार्ज क्या होगा, दोनों कांटेक्ट में आए, अगर इससे चार्ज इसमें हो, यानी इसी को मैं दूसरे रूप में लूं तो कहूं कि यहां पर -1 कूलम चार्ज है, यहां क्या है, 3 कूलम चार्ज है। तो यहां पर चार्ज कितना होगा, बात समझ रहे हैं। टोटल चार्ज ऑन ए आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी टोटल चार्ज जो होगा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये हमको पता है, यानी कि नियत होगा, बराबर होगा, बदलेगा नहीं। इसका मतलब मान लो कि ये चार्ज Q1 Q2 और Q3 है और ये चार्ज Q1 डैश Q2 डैश और Q3 डैश है। तो इसका मतलब जो हमने लिखा है अभी कि टोटल चार्ज ऑन ए आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि किसी भी बॉडी का जो आइसोलेटेड सिस्टम में है उसका चार्ज जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू क्या, Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। बात समझ में आई। यानी जितना इस बॉडी का टोटल चार्ज होगा उतना ही इस बॉडी का टोटल चार्ज होगा। मतलब अगर ये +1 कूलम +2 कूलम +3 कूलम सबको हमने ऐड कर दिया और यहां पर क्या है, -1 कूलम +3 कूलम Q3 डैश, ठीक। तो अब हम इसको ऐड करें, 3 से 3 मर गया, बचा क्या, इधर क्या बचा, -1 बचा, इधर क्या बचा, इधर क्या बचा, 2 कूलम बचा और इधर क्या बचा, 1 कूलम बचा। अब क्या करें, Q3 की वैल्यू कैसे आएगी, 1 कूलम को इधर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 1 कूलम को इधर कर दिया आपने, ठीक। तो 2 कूलम और 1 कूलम 3 कूलम और ये क्या हो जाएगा, +1 कूलम 4 कूलम हो जाएगा, +4 कूलम हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, +4 कूलम। अब +4 और +3 मिलके कितना हो गए, +7 कूलम और 7 कूलम में से 1 कूलम आपने माइनस कर दिया तो कितना हो गया, टोटल इसमें 6 कूलम हो गया और इसमें कितना है, 3 2 5 और 1 6, यानी कि दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी Q3 डैश की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो ये आ गई 4 कूलम +4 कूलम। हरी बात समझ में। यानी कि किसी भी बॉडी का अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम में है चार्ज, तो वो क्या होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन की। क्वांटाइजेशन
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि हिंदी में कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। अब ये तो बिल्कुल आप परेशान होंगी, भाई ये क्वांटीकरण हिंदी है तो भी नहीं समझ में आता है, क्वांटाइजेशन भी नहीं समझ में आता है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इसी के लिए तो हम हैं, और जब हम हैं तो फिर क्या गम है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है पैकेट्स, पैकेट्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। अब बात समझ में आई, समझ में आई आपको? फिक्स अमाउंट यानी ऐसा पैकेट जिसमें फिक्स्ड अमाउंट हो, उसको हम कहेंगे क्वांटाइजेशन, क्वांटीकरण। जैसे अब दुकान पे जाते हैं तो क्या कहेंगे, सर हमें एक पेन दीजिए। आप ये नहीं कह सकते हैं आधा पेन दो। बात समझ में आ गई? तो इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन। आप एक पेन ले सकते हो, 2 पेन ले सकते हो, 3 पेन ले सकते हो, 4 पेन ले सकते हो। कभी भी आप ये नहीं कह सकते हो कि 3.5 पेन दो, 2.5 पेन दो। नहीं मिलेगा मेरे भाई, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड अमाउंट है कि आपको कोई पैकेट है उसमें फिक्स है तो उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप कि अगर वो पैकेट फुल है तो आप कहें कि आप इसको आधा करके दो। नहीं होगा, जो पैकेट है वो पैकेट ही आपको मिलेगा। ठीक, बात समझ में आई? यानी कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, वो एक फिक्स अमाउंट में होता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। यानी कि ये होगा हमेशा फिक्स, यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, ऐसे। यानी चार्ज जो होगा वो एक फिक्स अमाउंट में होगा। लेकिन 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 आपको ये जानना जरूरी है कि सबसे छोटा चार्ज क्या होगा, सबसे छोटा चार्ज क्या होगा। तब आप कह पाएंगे कि 1 कूलम होगा कि 2 कूलम होगा। कूलम तो यूनिट है भाई चार्ज की, बट सबसे छोटा चार्ज क्या होगा। तो सबसे छोटा चार्ज की बात हम कर लें कि द स्मॉलेस्ट charge which exist independently in is charge on इलेक्ट्रॉन। मतलब समझ में आया आपको? मतलब हुआ कि जो सबसे छोटा चार्ज होगा, यानी जो सबसे छोटा आवेश होगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है? माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन, आप जानते ही हैं, जो कि नेगेटिव प्रॉपर्टी कैरी करता है। तो
ये क्या है? ये है फंडामेंटल चार्ज। अब फिर आ गई बात फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज का मतलब भाई इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी जाके पता चला है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। खैर उसकी चर्चा हम किसी दूसरे लेक्चर में कर लेंगे। अभी तो हम यही जाने कि सबसे छोटा जो चार्ज होगा वो क्या होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, वही सबसे छोटा चार्ज होता है। अर्थात अब बात हमारी खुल के सामने आएगी कि अगला पॉइंट जो है वो हमारा क्या है। अगला पॉइंट है हमारा कि अब यहाँ पर बात हमारी एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्या 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 सर, जल्दी जल्दी बताइए ना क्या। तो अगला पॉइंट आपके सामने ये है कि चार्ज always exist in integral multiple of fundamental charge बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? कहोगे सर क्या ये इंग्लिश के चक्कर में पड़ गए हैं? भाई लॉकडाउन का मज़ा लीजिए, कुछ अलग हट के सीखिए। क्या होता है हिंदी और इंग्लिश, जब हम हैं तो इंग्लिश भी बहुत इजी होगा। टेंशन मत लीजिए, बस टेंशन को कहिए भाई तू आराम कर, लॉकडाउन चल रहा है ना, आराम, टेंशन को भी आराम दीजिए। कहता है कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यानी आवेश जो होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? फंडामेंटल चार्ज का। और फंडामेंटल चार्ज अभी हमने बताया क्या कि फंडामेंटल चार्ज यानी सबसे छोटा आवेश क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, जो कि उसकी वैल्यू कितनी होती है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है फंडामेंटल चार्ज, जो कि हमेशा कोई भी आवेश इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। यानी कि अभी मैं क्लियर कर दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ज हमेशा क्या हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो सकता है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो सकता है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो सकता है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि n इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, n इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। इसको मैं निगेटिव फॉर्म में भी लिख सकता हूं कि -1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर -2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, या फिर -3 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, या फिर -4 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। यानी कि इसको भी मैं क्या कर सकता हूं, n, जहां n क्या है, जहां n जो है वो इंटीग्रल नंबर है। ये ध्यान देना है आपको कि n क्या है, क्या है, क्या है n जो है बच्चों वो एक इंटीग्रल नंबर है। इंटीग्रल नंबर का मतलब क्या? इंटीग्रल नंबर का मतलब है 1, 2, 3, 4 ऐसे, या फिर -1, -2, -3, -4। 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता कभी भी। किसी भी बॉडी का चार्ज 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। बात तो वही हुई ना कि कभी भी किसी भी कंडीशन में आप
2.5 पेन नहीं खरीद सकते हैं। 2.5 गो पेन ना खरीदब तू, कितना खरीदब? या तो एगो खरीदब, या फिर 2 ठे, या फिर 3 ठे, या फिर 4 ठे। बात समझ में आई? तो हम कह सकते हैं कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यानी फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसी भी बॉडी का चार्ज हमेशा। ठीक, यानी एक फार्मूला यहां से मैं क्रिएट करूं तो वो फार्मूला होगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब ये Q क्या है? Q जो है वो है, Q क्या है? Q क्या है? तो Q है चार्ज ऑन बॉडी, यानी किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी शरीर के ऊपर चार्ज कितना है। ठीक, N क्या है? N तो इंटीग्रल है। N क्या है? इंटीगर नंबर है। इंटीगर शुड बी इंटीगर मतलब क्या? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ऐसे कुछ भी। और E क्या है भाई? E क्या है? E क्या है? तो E जो है ये इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हरी बात समझ में? चलिए इस पर एक प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा सवाल कर लेते हैं आपको क्लियर करने के लिए। सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कह रहा है कि कैन ए चार्ज ऑफ 8 into 10⁻⁻19 coulomb be given to a body, बात समझ में आई बच्चों? तो ये कह रहा है क्या किसी बॉडी को क्या किसी शरीर को 8×10⁻⁻19 कूलम आवेश दिया जा सकता है। हिंदी में क्या कहेंगे? क्या किसी बॉडी यानी शरीर, सिस्टम को 8 into 10⁻⁻19 कूलम आवेश दिया जा सकता है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? दिया जा सकता है क्या? देख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है? हमारे पास फार्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई। Q क्या है? किसी बॉडी का चार्ज है, यानी चार्ज ऑन द बॉडी, किसी बॉडी पर इतना चार्ज। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे? Q की जगह पे लिख देंगे 8 into 10⁻⁻19 कूलम। N क्या है? हमको निकालना है, इंटीग्रल निकालना है। इंटू ई तो हमको पता है, ई कितना होता है भाई? ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना -19 कूलम। बहुत भूलते हो तुम लोग। ठीक, तो n क्या होगा भाई? इसको इधर पक्षांतर करते हो आप तो क्या होता है? इधर मल्टीपल है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा। यानी कि 8×10⁻⁻19 कूलम में भाग देना है आपको कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 का। इससे ये घटा दो, कट गया।
8 में भाग देना है 1.6 का, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा बताओ। ये 80 हो जाएगा, ये हटा दोगे 16 हो जाएगा, 16 पचे 80, 5 आया, 5 आया ना। तो 5 क्या है, 5 क्या है, इंटीग्रल है। 5 क्या है, इंटीग्रल है, इंटीग्रल है, क्योंकि फिक्स अमाउंट है, 1 2 3 4 5, 5 तो फिक्स है। तो 5 अगर फिक्स है तो हम क्या कह सकते हैं, यस ए चार्ज ऑफ 8 into 10 to the power minus 19 10 to the power minus 19 coulomb be given to a body, yes। यानी हम किसी बॉडी को इतना चार्ज दे सकते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, आज पहला दिन था। तो आप प्लीज़ हम ग्रुप में इस वीडियो को आपके साथ शेयर करेंगे, आप इसको ध्यान से देखिएगा, और जहाँ पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो आप फिर से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कल से मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूँगा वीडियो को, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक हैं इसमें, इसको देखा जाएगा। इसके साथ साथ आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, आप इसको पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका हिंदी में पूरी तरह से नोट्स जो है वो रिटन नोट्स मैं आपको सेंड करूंगा। जैसे ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा, पहले मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, उसके बाद इस चैप्टर का हिंदी में भी नोट्स और इंग्लिश में भी नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो कल मिलेंगे, उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क ये है कि इसके बाद देखो हमको पढ़ना क्या है, इसके बाद हमको पढ़ना होता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी ट्रांसफर ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज को ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है। तो चार्ज को ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है, सबसे पहले तो डायरेक्ट कांटेक्ट से हम चार्ज कर सकते हैं, कि किसी बॉडी को किसी बॉडी के कांटेक्ट में ला दो, वो चार्ज हो जाएगी। ठीक, दूसरा होता है विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि आप डायरेक्ट उसको कांटेक्ट में नहीं करते हैं। जैसे पानी को गर्म करना है तो डायरेक्ट पानी को गर्म नहीं करते हैं आप, किसको गर्म करते हैं भैया, बर्तन को गर्म करते हैं, बॉडी गर्म हो जाती है। ठीक, उसको हम बोलते हैं इंडक्शन। और डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब कंडक्शन, जैसे लाइन को छू लो, करंट जा रहा है, वायर को टच करो, देखो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाओगे, सटा लेगा। लेकिन ऐसा करना मत। ठीक, और इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन तो जानती हो घर में भी यूज हो रहा है आजकल। आप उस पे कोई भी बर्तन रखते हैं, उसमें पानी रखते हैं, दूध रखते हैं, वो गर्म हो जाता है। ठीक, तीसरी चीज है किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन 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 मतलब घर्षण। भैया रगड़ के भी आप किसी चीज को गर्म कर देते हैं, ठंडा लगता है तो हाथ रगड़ते हो, ऐसे ऐसे कांपते हो, हाथ को रगड़ते हो। ठीक, तो ये तीनों टॉपिक आप अपनी बुक से पढ़ लेंगे। क्या कि चार्ज कैसे किया जाता है भाई, किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है। ठीक, यानी ये टॉपिक आपके लिए होमवर्क है। क्या, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, यानी आवेश को आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कैसे कर पाएंगे। पहला टॉपिक क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट है, या तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करा के उसको चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि कंडक्शन, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडक्शन। डायरेक्ट आप उसको रख दें तो चार्ज हो जाएगा। दूसरा इंडक्शन,
इंडक्शन देखे ही होंगे आप, घर पे भी देखे होंगे। इंडक्शन में क्या होता है? विदाउट, यानी बिना कांटेक्ट में लाए, बिना उसको टच कराए दूध को गर्म करते हो। विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी बिना उसे टच किए भी चार्ज किया जा सकता है, बिना बॉडी को टच कराए भी चार्ज किया जा सकता है। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब घर्षण, रगड़ के भाई, रबिंग, यानी कि रगड़ के, हाथ को रगड़ते हो, गर्मी आती है ना। तो वैसे भी चार्ज किया जा सकता है। तो एक बार आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की क्लास 12 फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है? यह एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, जस्ट लाइक ए मास, यानी कि द्रव्यमान की तरह यह भी एक किसी भी मैटर यानी पदार्थ की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अगर हिंदी में बात करें तो वैद्युत आवेश को बड़े रूप में कैसे मैं डिफाइन कर सकता हूं, तो ये कह सकता हूं कि वैद्युत आवेश किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का वह गुण है जिस गुण के कारण वह किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसका संकेत Q है और इसका मात्रक कूलॉम है, जिसको हम C से दिखाते हैं। यह एक अदिश राशि है, यानी इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। चार्ज जो है वो बिना मास के संभव नहीं है। टाइप्स ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा कि आवेश का प्रकार, आवेश दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। साथ साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, यानी सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और डिफरेंट टाइप के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यानी आकर्षित करेंगे। और चार्ज और फिर मास में हमने समानता या डिफरेंस देखा कि चार्ज जो है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन मास जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। चार्ज जो है हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, यानी स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। स्पीड चाहे किसी भी बॉडी का कुछ भी हो, लेकिन वो स्वतंत्र है। जो चार्ज है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन स्पीड अगर चेंज होगी तो किसी भी बॉडी का द्रव्यमान भी चेंज होगा। ठीक, हरी बात समझ में। अब अगला चीज है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। भाई यहाँ पे देखो, डिपेंड्स अपॉन स्पीड। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। कभी मैंने देखा है कि अगर जो कंपटीशन वगैरह होते हैं तो वेट जब कुछ ज्यादा हो जाता है, 1-2 केजी ज्यादा हो जाता है, तो उसको लोग बोलते हैं भाई तू दौड़ के आ एक बार। वो जाता है, दौड़ के आता है, और दौड़ के आके फिर अपना वजन कराता है, तो थोड़ा सा वजन उसका कम हो जाता है उस समय। तो भाई वहां पे भी थोड़ा सा साइंस को ढूंढो। अब हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का संरक्षण। आवेश के संरक्षण में हमने पढ़ा कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। इसे क्या कर सकते हैं? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरी चीज हमने पढ़ा कि टोटल चार्ज ऑन ए आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो भी चार्ज होता है वो फिक्स होता है, वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है, वो बदलता नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण क्या होता है? पैकेट्स ऑफ फिक्स अमाउंट, यानी फिक्स अमाउंट का कोई पैकेट। ठीक, तो इसमें हमने पढ़ा कि द स्मॉलेस्ट चार्ज विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर जो सबसे छोटा चार्ज होता है वो क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने ये देखा कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यानी चार्ज जो है वो हमेशा मल्टीपल होगा। किसमें? 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, इसका गुणांक होगा भाई।
तो हमने एक फार्मूला निकाला क्या, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। एन क्या है, नंबर है, कौन सा नंबर, 1 2 3 4 ऐसे पूर्णांक, ठीक, आधा वाला नहीं, 2.5 वाला नहीं, 1.5 वाला नहीं, 0.3 वाला नहीं, सीधा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक। Q क्या है, किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज है। E क्या है, E वही फंडामेंटल चार्ज हमारा, जो कि कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, एक प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिससे कि हम ये समझ सकें कि Q इज इक्वल टू एन ई क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया ट्रांसफर ऑफ चार्ज पढ़ने के लिए, आप अपनी बुक से पढ़िए। कल हम प्यारा सा वीडियो लेके आएंगे आपके साथ, शेयर करेंगे कूलॉम्स लॉ के दोनों रूप, एक नॉर्मल और एक वेक्टर रूप में। मज़ा आएगा आगे आगे। तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। बेस्ट ऑफ लक।